अस्सलाम वालेकुम। 45 साल हो गए, तकरीबन निसफ सदी के हम अफ़गानिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और इन 45 सालों में स्ट्रेटजिक डेप्थ के नाम पर हमने ये असासे पैदा किए जो आज फ्रैंकफर्ट में, जिन्होंने जर्मनी में पाकिस्तान के कौंसलेट पर हमला किया और पाकिस्तान का झंडा उतारा वहाँ से और उसको पाँव तले रौंदा। तो 1 लाख से ज़्यादा जानों की कुर्बानी के बाद, 45 साल जंग करने के बाद, इस झूठी और अनाप पे मबनी पॉलिसी से हमने क्या सीखा और ये पॉलिसीज़ क्यों ऐसी होती हैं? इसलिए कि जब हम पाकिस्तान का मफाद बाद में और अपना या किसी ग्रोह का मफाद पहले रखते हैं, और जब पार्लियामेंट पॉलिसीज़ नहीं बनाती, क्योंकि पार्लियामेंट जो पॉलिसीज़ बनाएगी वो देरपा होंगी, उनमें तसलसल होगा। उस पार्लियामेंट की बनाई हुई पॉलिसी में हर 3 साल बाद यू टर्न नहीं आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट एक तसलसल का नाम है। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट का हाल क्या है, वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। और पार्लियामेंट की जब बात हुई है तो हमें देखना होगा कि पार्लियामेंट के बारे में तो आजकल कहा जा रहा है कि आइनी ब्रेक डाउन हो जाएगा और हुकूमत के बड़े बड़े वज़ीर और बहुत बड़े बड़े तजिया नगार ये पेशीन गोई कर रहे हैं कि मार्शल लॉ तो बिल्कुल करीब है, जैसे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दरवाजे पे दस्तक हमने भी सुनी तो हमने सोचा कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब किसी सियासतदान को दावत दें, तो हमने बुलाया है सेनेटर फैसल वावडा साहब को, जो पहली दफ़ा आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। वावडा साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी और खुश आमदीद। थैंक यू कि आप हमारे प्रोग्राम में तकरीबन 10 साल बाद आए हैं। पहले किसी और जगह हम करते थे, इस दफ़ा प्रोग्राम में पहली बार आए हैं और उस वक्त आप बहुत डोसाइल, सॉफ्ट स्पोकन और यंग होते थे। अब आप के लहजे में काफ़ी सख्ती आ गई है। आप बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी बात आप करते भी रहते हैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ शोज़ में। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया, कुछ वज़रा, कुछ सीनियर तजज़ियानगार ये बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो जाएगा कुछ अरसे में, जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, और उसके बाद मार्शल लॉ लग जाएगा, क्योंकि जब आइन नहीं रहता, मेल्टडाउन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली किसी न किसी ताकत ने उस वैक्यूम में आना होता है। तो एक मुझे लगता है ऐसे कि एक फ़िज़ा बनाई जा रही है। आप बताएं, प्लान तैयार है मार्शल लॉ का? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये जी कि आपका भी शुक्रिया कि आपने दावत दी और आपके साथ भी हम 10 साल के बाद मैं आज शो पे आ रहा हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि थोड़ी लहजे में सख्ती आ गई है, तो हम भी उन्हीं हालात से गुजरे हैं जिन हालात से आप भी गुजरे हैं। वो हमारी गवर्नमेंट का दौर हो या अदरवाइज़ किसी ख़ास का हो, तो आपने भी बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। तो आदमी फिर सख्त हो जाता है जब मुश्किलात को फेस करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने कहीं ये नहीं कहा वैसे कि मैं तर्जुमान हूँ किसी भी इदारे का। एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है। अब तो हमें आदत हो गई, कभी हम किसी के तर्जुमान होते हैं, कभी हम किसी के लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें जी, ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट खुद एक पैनिक क्रिएट कर दे फॉर नो रीज़न। सबसे पहले तो ये कि जी मैं गवर्नमेंट का कोई फ़ैन तो हूँ नहीं, आपको पता है। गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स जो हैं वो शरह सूद कम हो गया है, महंगाई कम है एक्सेप्ट फॉर बिजली, और बहुत सारी चीज़ें कम पेश होती जा रही, बेहतरी की तरफ हम पट्टी पर हैं। तो मुझे बड़ा अननेसेसरी ये स्टेटमेंट लगी। ना तो कोई मार्शल लॉ का कोई सीन है, ठीक है, ना कोई मार्शल लॉ दस्तक दे रहा है, ना मार्शल लॉ आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझे नहीं पता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन किसको कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे, क्या वो शायद नहीं सही पाया कह सके। मैं तो समझता हूँ कि मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 8 जजेस का कि रिजर्व सीट्स पीटीआई को उन्होंने दी हैं, उस फैसले पे अगर इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली अमल नहीं करते तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन नहीं होगा? देखिए आपका तजुर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करना या अमेंड करना ये पार्लियामेंट का हमारा काम है और तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर पार्लियामेंट में 3 दिन लिखे हुए फ्लोर क्रॉसिंग मना है और तशरीह आती है 15 दिन और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त हो जाती है, उसकी रीज़न देंगे ना वो? देखिए उसके बाद फिर नहीं, रीज़न कोई नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, रीज़न लिख दिया जब वो जजमेंट देंगे। देखिए अफसर साहब, ये तो जब डिटेल जजमेंट आएगी उसके बाद बहस शुरू होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप मुझसे पूछें तो पहला इलेक्शन कमीशन फेज़ है, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है दोनों पार्लियामेंट्स, चौथा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसको डिफेंड करेगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कोई रबर स्टैम्प तो है नहीं, ठीक है जी, ना इसको रबर स्टैम्प बनना चाहिए। इसको डिफेंड करेंगे और ये हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने जा रहा, कोई हमारा झगड़ा नहीं होने जा रहा।
इंसान है, इंसान अपने हिसाब से कई दफ़ा गलती करता है, हर जगह पे इंसान ही काम करे ना, हम भी मिस्टेक कर सकते हैं। इसको मैं कॉन्फ्रंटेशन की बात करूं और गवर्नमेंट अगर इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है, मुझे तो ये लगता है और लोगों को भी लगता है कि पीटीआई ने आपको और हुकूमत को नाको चने चबा दिए हैं, अपने तरफ मुतवज्जो रखा है, सिस्टम को उन्होंने पकड़ा हुआ है, चलने नहीं वो दे रहे। तो कामयाबी तो उनकी है ना, लेकिन आप दावा करते हैं कि ये आखिरी मौका है, ये सब खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे? यहाँ तो गेम ही उल्टी लग रही है। देखिए अफसर साहब, एक तो सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट पाकिस्तान का ये कि हमने पाकिस्तान को अपनी बाप की कॉरपोरेशन बनाया हुआ है और डायनेस्टी पॉलिटिक्स हमने रखी हुई है कि ख़ानदान दर ख़ानदान जो है वो लाइक हो नालायक हो जो भी हो वही पद पे या कुर्सी पे आके बैठेंगे, ठीक है। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इवॉल्व, हमारी 100 साल की जमहूरियत नहीं है, 75 साल हो रहे हैं, आ रहे हैं, 100 साल हो जाएंगे तो इवॉल्व हो जाएगा। अभी हम इवॉल्व हो रहे हैं और ये छड़ जाएंगे। देखिए अभी गली गूचे सूबाई पार्टियां बन जाएंगी इस काम के बाद। कौम की, ये मुल्क की खिदमत तो नहीं होगी। नहीं देखिए ये तो इवॉल्व हो रहा है ना। आप अफसर साहब ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 50 साल तक आप बेहतरी की तरफ डिवॉल्व हो रहे हैं? जब आप इवॉल्व करेंगे तो आप नए लोग लाएंगे, नए चेहरे लाएंगे। देखिए पाकिस्तान का ना झंडा महफूज है, ना पासपोर्ट, ना मईशत, ना जमहूरियत, ना ये जो आप कह रहे हैं, जिसको आप एवोल्यूशन कह रहे हैं ना, पार्टियां छोटी होती जा रही हैं, कमांड है नहीं किसी की पार्लियामेंट पे या हुकूमत पे, ना कोई जिम्मेदारी लेना चाह रहा है, ना कोई फैसला कर पा रहा है। साहब देखिए मैं आपको छोटी सी 2-3 चीज़ों की मिसाल दूंगा। IPPs का मसला, बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए 40 फैमिलीज ने किए, वो मेरे वालिद ने तो नहीं किए थे, वो इन्हीं गवर्नमेंट्स ने किए थे, डॉलर में किए। उसमें परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है। तो मैं पिछले 5 साल का हाइब्रिड निजाम भी उसमें शामिल है। सर मैं तो कह रहा हूँ ये सारे एक्सपायर्ड जिन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए डॉलर में, मतलब रुपीज के लाले पड़े में, हमने डॉलर में साइन कर दिया, आप बिजली दे ना दें हम आपको अरबों करोड़ों रुपए देते रहेंगे। इसके अंदर ही सारा निज़ाम है। आपने मुशर्रफ साहब का, हाइब्रिड का, इमरान खान का, नवाज का, पीपल्स पार्टी, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसकी हर चीज़ की शेल्फ लाइफ है। ये शेल्फ लाइफ ख़त्म होगी, नए लोग आएंगे, अनाड़ी लोग आएंगे, आइडियलिस्टिक रियलिस्टिक लोग आएंगे, उनकी पुष्ट पनाही जरूर नहीं कर सकते। मतलब ये मुल्क तजर्बा गाही रह गया है कि अनाड़ी आए और कहें मैं अनाड़ी हूँ, मेरी तो भी ट्रेनिंग हो रही है। खिलाड़ियों को दे दिया आपने, तो खिलाड़ियों से आपने देख लिया कि जमहूरियत का जनाजा लेके आपने क्या ठीक है, आप साथ थे। मैं तो बिल्कुल आपको जो बात कह रहा हूँ, देखिए साथ है ना, कुछ सीखा, देखिए सीख ही रहे ना, ये सीख के देखिए। अब आप कह रहे हैं पीटीआई ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। इंतशार का जो सियासत की है, देखिए मैं तो पार्टी से उस वक्त निकाला गया जिस वक्त अफसर साहब पार्टी चांद पे थी और खान साहब आसमान पे थे। हमारा इशू क्या बना? हमारा इशू यही बना कि इंतशार की, अभी भी आपके स्टूडियो के अंदर आप शो कर रहे हैं, आप कैमरामैन रोल कर रहे हैं, सब कुछ लाइट, मैं यहाँ ला के 6 बंदूकें ला के आग लगा दूँ, गोलियाँ चला दूँ, कपड़े फाड़ दूँ, तो आप कैसे करेंगे शो? अच्छा चल, अगर आप इसको कहते हैं पॉलिटिक्स तो खुंडा कर दी, इसको एड्रेस करना जरूरी है। तो ये कैसे अब एड्रेस तो नहीं कर रहे? मैंने आपको बताया पीटीआई ने आपको काबू किया हुआ है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप एड्रेस नहीं कर पा रहे। देखिए केपी में हालात देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, पंजाब में देख लें, बलोचिस्तान में देख लें, ना वो अदलिया में देख लें, आपकी हुकूमत को वो कहीं नहीं चलने दे रहे। ठीक है सर, मेरी तो एक तो अफसर साहब आपसे मुराद है कि गवर्नमेंट की बात कहते हैं कि साहब अफसर साहब कि मेरी बहुत सिंपल सी लाइन है। 1947 से फौज ने जंग शुरू की हिंदुस्तान के साथ, आज भी कंसिस्टेंट है वो। 2002 से उन्होंने टेररिज्म को लिया, दहशतगर्दी को अपने लिया, कंसिस्टेंट रहे, टेनोर्स पूरे, लोग आते गए जाते गए, वो डिसिप्लिन में चलते हैं। 9 मई का वाकया किस सूरत में भी किसी का बाप नहीं, मैं आपसे थोड़ी सी माजरत के साथ आपसे इख्तिलाफ कर सकता हूँ। जी सर, क्योंकि आपसे इख्तिलाफ करना राइट भी है आपका, राइट भी है, लेकिन मुश्किल बड़ा है काम। लेकिन चले करता हूँ। आपने कहा कि दहशतगर्दी की पॉलिसी, जब ये तय हो गया कि इनके साथ हमने बातचीत नहीं करनी, ऑपरेशन हमने किए बहुत सारे, फ़ौज के जवानों ने ज़िंदगियाँ अपनी कुर्बान की, पाकिस्तानी अवाम ने ज़िंदगियाँ अपनी कुर्बान की, कितनी दहशतगर्दी का हम फिर ला के बैठा दिया, आप वही भुगत रहे हैं। देखिए किधर है कंटिन्यूएशन, उनके खिलाफ एक्शन किधर है? बिल्कुल, देखिए एक्शन के ऊपर तो मैं भी कई सालों से बात कर रहा हूँ। देखिए आप और मैं ये बहुत डिटेल में इसलिए बात कर सकते हैं, हम गुजरे हुए भी हैं उसके अंदर जी, ठीक है जी, बड़ा हमें क्लियर रखना चाहिए। और ये बड़ी ज़्यादती और जुल्म बर्बरियत थी, लेकिन फिर भी आपने उस खास ने मिलाया किसको, या उस वज़ीर आज़म ने, जमहूरी वज़ीर आज़म ने अपनी बसात, अपने इंटरेस्ट, अपने कंट्रोल पाकिस्तान के लिए नहीं, ये सब साजिश मिल के की। तो मैं ये कह रहा हूँ जिधर दारों में
लोग अच्छे हैं, वहाँ बुरे भी हैं, वहाँ एम्बिशियस बुरों भी के हैं। खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? सर ये तो उससे देखिए, सीखा क्यों नहीं जाता? ये तो अफसार साहब इस मुल्क का अलमिया है कि नहीं यहाँ तो- सजा और जजा का निजाम नहीं है। तो उसका अब या आप देखिए ना, आप उस जो पे अब मैं आप तो बात आप- भी नहीं कर सकता देखिए, ना, आप भी कुछ बताएं, नहीं, क्यों मैं तो नहीं कह है? रहा हूँ, मैं तो क्यों कह नहीं है देखिए- जजा और सजा का देखिए निजाम? ये सजा और जजा का निजाम अब उस तरफ हम प्रोसेस की तरफ चल अगर पड़े ना हैं। हुआ ये जजा और सजा का तो निजाम, फिर खत्म है ना आप सर, समझते बेहतरी आ सकती नहीं, है? फिर कभी नहीं आ सकती। तो फिर देखिए इस ये पे बात तो आप देखिए, मुझे आपको सबको हम आवाज होना पड़ेगा, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो जुडिशल हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हो, मीडिया का आदमी हो, कारोबारी हो। देखिए हमें अक्रॉस द बोर्ड, जहाँ अच्छे लोग हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, जहाँ बुरे लोग हैं उनकी तो आप ये accountability होनी समझते चाहिए। हैं, बिलीव करते हैं कि अगर माजी में गलती की है तो उनका भी एहतसाब होना चाहिए क्यों नहीं होना और चाहिए? होगा? क्यों नहीं होना चाहिए अफसर साहब? नहीं होगा तो हम करवाएंगे, आप जैसे हमारे जैसे लोग आवाज बुलंद करेंगे, बर्दाश्त करेंगे और तकलीफ आपकी बर्दाश्त आवाज तो करेंगे। सुनी जाएगी, मेरी तो नहीं सुनी जाएगी। आपकी और हमारी आवाज देखिए, मैंने भी गवर्नमेंट में होते हुए भी, पीटीआई का फेडरल मिनिस्टर होते हुए, खान के करीब होते हुए मुश्किलात उठाई, फेस किया, दो दफा डिस्क्वालीफाई हुआ, ठीक है। फिर अरशद शरीफ का एक कॉन्स्पिरेसी का मर्डर केस होता है, उसके नताइज कौन भुगतेगा, उसको प्लान किसने किया, बहुत कुछ है पाकिस्तान के अंदर। बहुत है, निकलेगा देखिए कब? सर, जब मर जाएंगे हम तब। बहुत अच्छी बात करें नहीं, आपने अरशद शरीफ का जिक्र किया, बहुत कंसर्निंग है ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए उनका केस, तो क्यों नहीं अभी तक उस पर फिर उसको रोका हुआ क्यों? बैक बर्नर पे क्यों? फिर आप अफसार साहब, जब आप जैसे लोग आवाज उठाएंगे ना, जब आप बोलेंगे अदलिया को उठाएं इस केस को। आज जो अदालतें केस उठा रही हैं, आज जो पीटीआई काम कर रही है, आज जो गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या उससे पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है? किसी को इंसाफ मिल रहा है, किसी को रेप का इंसाफ मिल रहा है, किसी को मर्डर का इंसाफ मिल रहा है? मिला ना, रिजर्व सीट्स पीटीआई की थी, उनको मिल गई। सर मुझे एक बात बताएं, ये कैसा फैसला है कि जिसके अंदर आइन कुछ और कह रहा है, तशरीह कुछ और कह रही है? तो मैं ये कह रहा हूँ, आपकी तशरीह मानो या जजेस की, जो आइन कहता है कि जजेस की माने। सर देखिए मेरी बात सुने, जजेस का और कोर्ट्स का ऑर्डर सर आंखों पर है, लेकिन जहाँ हमारा रोल आएगा वो हम भी अपने आप को डिफाइन करेंगे ना, डिफेंड भी करेंगे, बताएंगे, बता दिए ना आपको। देखिए जी, अगर एक चीज एप्लीकेबल नहीं है, एक चीज आइन के अंदर लिखी नहीं है, अफसार आलम साहब आपकी कुर्सी पे आके मैं नहीं बैठ सकता, मैं अपने आप को अफसार आलम नहीं कह सकता, मैं अपने आप को एंकर नहीं कह सकता। आपके मालकान कहे मैं आज से अफसार आलम साहब हूं, मैं उनकी कुर्सी पे बैठ गया, मान लूंगा मैं उसको। आप कहते हैं कि ये फैसला इस पे अमल दरामद नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कंफ्यूजन हो गई है। आप एक बात कह रहे हैं जिसको आप 6 पढ़ रहे हैं, उसको मैं 9 पढ़ रहा हूं, जिसको आप 9 पढ़े उसको मैं 6 पढ़ रहा हूं। निजाम तो यही है ना कि अगर मेजॉरिटी जजेस ने कह दिया तो मानना है। नहीं सर, ऐसा देखिए मेरी बात सुनिए, तो कौन इनकार कर सकता है? देखिए मेरी इलेक्शन बात कमीशन इनकार करेगा ये? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको कहा ना इसके ऊपर जो 4 चीजें ना, इलेक्शन कमीशन को अपनी डोमेन में काम करना है, स्पीकर की इम्यूनिटी है, पार्लियामेंट खड़ी है जो लॉ मेकर्स हैं, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। इन 4 के पराये से आपको चीज़ हटती हुई नजर नहीं आएगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता, आपने कहा स्पीकर को इम्यूनिटी है जी, तो इसका मतलब है स्पीकर को अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इनको डिनाई करेंगे, इन जो नए मेंबर्स की वो बात करें? देखिए सर, अच्छा मैं आपसे एक और चीज़ कर लेता हूँ। अगर अफसार साहब मैं कहूँगा इस ऑर्डर में पीटीआई की ये क्यों नहीं कह दिया गया कि सुन्नी काउंसिल को सारी सीटें दे दी? हाँ, ये देखें, तजाद आ गया। नहीं ठीक है, मैं पार्टी नहीं हूँ, अफसार साहब गए थे कि जी मेरी ज़मीन का मसला है, फैसला आ गया फैसला ऑर्डर के नाम का, तो तजाद हो गया ना। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि सर आप मुझे बताएं, आप एक ऑर्डर कर देते, एक सिंपल लाइन कि सुन्नी काउंसिल को। ठीक, अब आप कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बलीज पे अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल, उसके बाद पार्लियामेंट खड़ी होगी। पार्लियामेंट खड़ी कैसे होगी? क्या करारदाद लेके आएगी? देखिए तो पार्लियामेंट लॉज कोड अंडू कर सकती है बहुत सारी चीजों को। पार्लियामेंट कोई रबर स्टैम्प थोड़ी सर, पार्लियामेंट अपना हक अदा करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात है। इसमें क्या रोल हो सकता है आपका? देखिए वो तो अफसार साहब मैं आपको कबल वक्त 4 तो बैरियर मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी 14 दिन के अंदर इसका जो फैसले को चैलेंज कर रहे हैं उसका सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लस के अंदर कबात है, इसके अंदर कन्फ्यूजन है, जहां साथ साथ कन्फ्यूजन आ जाएगा वह चीज़ें। आप मुझे एक बात का जवाब दे दें, आप मुझे बात का एक जवाब दे दें सर, शब खून मारा गया आइन के अंदर पंजाब और KPK में इलेक्शन ना करा के, किसको सजा होगी? क्या हुआ? तो आप ये इनकरेज कर रहे हैं कि अगर तब भी नहीं आइन पे अमल किया गया तो अब भी नहीं किया? मैं ये नहीं कह रहा, मैं अभी भी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सर देखिए आइन में मुझे ये बता दें, ठीक, मुझे बताएं सदर का इसमें रोल क्या हो सकता है? देखिए जब असेंबलीज ओवरराइड करेंगी चीज़ों को तो सदर के पास भी जाएंगी ना, ठीक है। सदर कोई ऐसे तो नहीं, सदर के पास भी बहुत सारे उसके पास इख्तियारात हैं, ठीक है। तो हमने तो अपने इख्तियारात पढ़ना शुरू कर दिए और हमें जिस वक्त आया, हमारा प्रॉब्लम ये नहीं कि PTI को जा रही है सीटें या नून लीग को चली जाए या पीपल्स पार्टी को चली जाए, सवाल है आइन का। आइन के अंदर अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, उस कन्फ्यूजन को जब आप आइन खेलेंगे तो फिर सब आइन खेलेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर वावडा साहब हमसे बात करने का। तो आपकी बात का लुबे लुबाव ये है वावडा साहब की कि आइन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है और इस कन्फ्यूजन में आइन सब ने खेलना है,
तो सभी खेलेंगे और 4 रुकावटें कम से कम हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने में। एक रुकावट है इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर कैसे अमल दरामद करता है, दूसरी है स्पीकर नेशनल असम्बली जिनको इम्यूनिटी हासिल है, तीसरी है पार्लियामेंट में कानून साजी की जाएगी, और चौथी है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी इसमें अपना बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। वो रोल क्या है इस पर हम बात जारी रखेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ऑन अब्बास पबी साहब ने, जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी भी हैं और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब। पबी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर। आपने सुना मेरी फैसल वावडा साहब से बात हो रही थी अभी, उन्होंने बताया कि इस पर अमल करना जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है जिसमें 15 दिन दिए गए हैं, तो शायद मुमकिन ना हो, शायद बल्कि उन्होंने यकीनन कहा है कि इस फैसले पे अमल नहीं हो पाएगा क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है आइन में और आइन की तशरीह में। तो क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साहब मैं पूरी बात तो फैसल वाड़ा साहब की नहीं सुन सका, मैंने आखिरी सिर्फ उनकी 2 लाइन सुनी है, बट बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं ना मानू वाली सिचुएशन अगर क्रिएट कर दी जाए कि जी स्पीकर नेशनल असम्बली कहेगी जी मैं हल्फ नहीं लेता, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन जो हेड है वो सुल्तान सिकंदर राजा एज यूजुअल जो उनका पिछले 1-1.5 साल से जो उनका रोल रह गया एक ढकोसला सा, वो उस बदनीति पे दोबारा आ जाए तो यकीनन कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन में थोड़ा डिफरेंट है। आपने पंजाब असम्बली के इलेक्शन नहीं कराए, 2 महीने में इलेक्शन कराने थे, हमने इस्तीफा दिया, आपने 8 महीने उनको एक्सटेंड कर लिया, आपने केपी असम्बली डिसॉल्व की, हमने 2 महीने में इलेक्शन कराने थे, 8 महीने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। 130 मेंबरान कौमी असम्बली ने हमने इस्तीफे दे दिए, आपने 2 साल उसके बगैर पार्लियामान चला ली, कोई नहीं। लेकिन इस दफ़ा एक और डिफरेंट इशू है, वो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मेजॉरिटी के साथ एक डिसीजन दे दिया और डिसीजन बड़ा सिंपल सा है। फैसल वाड़ा साहब की एक आखिरी बात जो मुझे आवाज़ आई, जो कह रहे थे कि जी फैसला सवाल था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का और जवाब आ गया पीटीआई का। इट्स सिंपल। वो पहले दिन ही चीफ जस्टिस साहब ने एक एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया था। मैंने बल्ले का निशान पीटीआई से इसलिए लिया था कि उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे, हमने पीटीआई को बैन नहीं किया था। लेकिन आप देखें कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ बल्ला लिया बल्कि जो जो लोग वहां पे नॉमिनेशन पेपर फाइल करने गए थे उनको कहा पीटीआई क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती, पीटीआई इस दफा जनरल इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही, आप अपने आप को पीटीआई कैंडिडेट। सो वो चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। अब उसकी करेक्शन इस फैसले में आ गई है कि जो लोग उस वक्त पीटीआई में जा रहे थे या जाना चाहते थे उनका आजाद ये राय है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन गलत इंटरप्रिटेशन नहीं, वो पीटीआई में जा सकते हैं। वो एक पॉइंट है, इसमें एक लीगल पॉइंट है कि उस वक्त भी 39 मेंबरान ने पीटीआई को ज्वाइन किए रखा और 41 ने काउंसिल को किया। मैं आपको बताता हूं ये फर्क क्यों था? 80 मैं अब साथ समझा 80 लोग टोटल ये जीते हैं जिनकी नोटिफिकेशन जारी होना था। 39 लोग, हाँ आपको पता है कि हर नॉमिनेशन पेपर जब मेंबरान कौमी असेंबली फाइल करते हैं या सूबाई असेंबली, वो 2 या 3 सेट नॉर्मली अप्लाई करते हैं ताकि 1 या 2 प्रपोजल सेकेंडर्स का कोई इशू आ जाए। और इस तरह के जो हालात 8 फरवरी इलेक्शन में थे जहां प्रपोजल सेकेंडर को उठा लिया गया, यानी कि नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के रास्ते में नॉमिनेशन पेपर कर फाड़ दिए, प्रपोजल सेकेंडर रात को अगवा कर दिए, वहां थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, मतलब नामालूम अफराद उठा के ले गए। तो उस सूरत में हर शख्स ने 3-3 नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे। एक में उसने फिर इंडिपेंडेंट अपने आप को लिखा, एक में उसने पीटीआई लिखा कि क्योंकि उस वक्त कंफ्यूजन बहुत शदीद था। और आपको याद हो कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान का फैसला आया था, वो इलेक्शन उस वक्त आखिरी डेट नहीं, मैं आपको अर्ज कर देता हूं। अब साहब बात तो पूरी सुन लेना। जिस दिन फैसला आया था उससे 1 या 2 दिन पहले नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके थे, तो लोग कंफ्यूज थे कि ये जो डिसीजन आएगा उसमें क्या होगा। उस रात को डिसीजन, उससे 2 दिन पहले नॉमिनेशन पेपर भी फाइल हो चुके कि शायद सुप्रीम कोर्ट एज यूजुअल जो चीफ जस्टिस साहब का रवैया लग रहा था ये हमें उड़ा देंगे, और वही हुआ। तो उसमें किसी ने इंडिपेंडेंट लिख लिया, किसी ने पीटीआई लिख दिया। अब जो प्रपोजल सेकेंडर नहीं उठाए जा सके और वो इंडिपेंडेंट था उसका इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट होगा, और जहां प्रपोजल सेकेंडर अगवा हो गया और वो पीटीआई वाला कागज उसका फाड़ दिया गया तो दूसरा एक्सेप्ट हो गया। ये इशू बना था। सो 39 लोगों के पीटीआई के पेपर एक्सेप्ट हो गए और 41 लोगों की या प्रपोजल गायब हो गई या नॉमिनेशन पीटीआई वाला फाड़ दिया, तो वो उनके वो एक्सेप्ट हो गए। उनको चॉइस दे दी है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दोबारा फिर उठाया जा रहा है। अमीर सुल्तान साहब को अगवा कर लिया गया, अपना ख्वाजा शिराज साहब के घर के ऊपर जो है ना वो रेड कर दिया गया, मौजम दस्ती अगवा हो गया, जनाब जमशेद दस्ती के घर अटैक हो गया। सो मतलब आप आज भी वही कुछ हो रहा है। सो ये कुछ इतनी बड़ी अनहोनी चीज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनसे एक्सपेक्टेशन थी इस चीज की, अभी भी इनसे तवक्को है कि इंशाल्लाह बदनीति की बुनियाद पर ये सब कुछ करेंगे जो फैसल वाड़ा साहब फरमा रहे हैं। स्पीकर साहब यही कुछ करेंगे इंशाल्लाह। सेनेटर ऑन अब्बास बपी साहब, आपके साथ बात जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बप्पी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे अपनी पार्टी की सियासत पे। आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि आपकी जमात का रवैया सियासी नहीं इंतशारी है, आप लोग लाशों की सियासत कर रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? सर पहले हमें कहा जाता है कि हम गालम गलोच की सियासत करते हैं, फिर हमें कहा गया कि जी इंतशार की सियासत करते हैं। अगर आप पिछले 2 साल की पाकिस्तान की पूरी सियासत उठा के देख लें, पूरे पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक अगर किसी जमात ने तबाह किया, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। जिस किस्म का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी लीडर के साथ रवा रखा गया है, अगर आप देखिए उसमें हमने किया क्या। हमने कहा जी कौमी असम्बली से इस्तीफा देते, इलेक्शन नहीं करवाया। हमने केपी और पंजाब असम्बली डिसॉल्व की, इलेक्शन भी नहीं करवाया। उसके बाद आपने हमारे 9 मई के वाक़े को बना के पिछले 1.5 साल से हमारे लीडर को जेल में डाल दिया। साइफर ख़त्म हो गया, इद्दत जैसा घटिया तरीन केस वो भी ख़त्म हो गया। आपका ये जो क्या कहते हैं तोशा खाना भी खत्म हो गया। अलकादर आपसे फैसला नहीं हो पा रहा, आपने 9 मई डाल दिया। 102 लोग मिलिट्री ट्रायल में अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं, स्टे ले लिया उसके ऊपर जनाब, स्टे पड़ा हुआ है जी, ना फैसला हो सकता है ना अपीलें हो सकती हैं। जिना केस के चक्कर में पता पूरी लीडरशिप हमारी जो है ना जेल के अंदर पड़ी हुई है। आप समझते हैं हमने इंतशार की सियासत की है? वेरी फ्रैंकली जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, इसके बाद जो सियासत अब के बाद जो होगी ना, वो ये 2 साल डिफाइन करेंगे। एक केस से एक शख्स निकलता है, हाई कोर्ट इजाजत देते हैं, 9 केसों में और डाल देते हैं। एक जिले से फारिग होता है, दूसरे जिले में डाल देते हैं। एक शख्स बैन मुल्तान में बैठा, पर्चा उसका क्वाड में हो जाता है। ये जो पाकिस्तान में ट्रेंड अब इस हुकूमत ने सेट किया है, जो सोशल फैब्रिक वो उसमें हमने इंतशार की सियासत की है। आज हमें कहते हैं जी बात नहीं कर रहे, किससे बात करें? पाकिस्तान में कौन ऑथराइज्ड है बात करने? फिर कहते हैं वो कहते हैं ट्रेंड आपने सेट किया, राना सनाउल्लाह पे केस डाल के, हेरोइन का, मरीम नवाज को गिरफ्तार करके उन पे केस डाल के, शाहिद खान अब्बासी पे, लंबी लिस्ट है उनके पास। खैर, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि अक्टूबर में पीटीआई कोई साजिश करेगी हुकूमत को घर भिजवाने की। ये बात क्यों कही जा रही है, जबकि हम जानते हैं कि अक्टूबर में तो सिर्फ चीफ जस्टिस की बदली होनी है? तो क्या कोई ऐसी खिचड़ी पकी हुई है, ये पकने वाली है? अच्छा, ये बेसिक ना नवाज शरीफ और नून लीग और मरीम नवाज शरीफ का ना पुराना रवैया है। आपको याद है गुजरांवाले में तकरीर करके जनरल बाजवा की इन्होंने ऐसी तैसी फेर दी थी। एक अटेम्प्ट करते हैं, दिस इज वे इट गोज। पहले एक दफ़ा करेक्टर असैसिनेट करते हैं, फिर चढ़ाई करते हैं, और फिर अगर वो डर जाए तो फिर आराम से पीछे बैठ जाते होते हैं। कल भी उन्होंने तकरीर में यही कहा था, जब वो साहब बीबी अपने वालिद के साथ जुड़ी बैठी थी, तो यही कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के फैसले, इससे पहले भी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले उनकी बहू और सासें नहीं करेंगे। ये जो 6 जजेस ने लेटर लिख के भेजा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो हमारी वजह से लिखा था। उनकी ऑडियो जो रिकॉर्डिंग्स उनके घरों में हो रही हैं या उनकी फैमिलीज की सर्वेलेंस है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। ये जो अपना जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने जो एक केस दिया था, या उस पर बैठ के जो हम सबने तकरीर की थी, वो हमने उसे कहा। देखिए, इस वक्त इंसान के कॉन्शियस भी होते हैं। अक्टूबर में साजिश हो रही कि नहीं हो रही? जिस तरीके साजिश क्या होनी, मैं आपको पंजाब असेंबली की बता देता हूं ना। जो चीज जो कैलकुलेशन में आ रही है, वो उससे डर गया। हुआ ये कि हमारे पंजाब असेंबली में 103 मेंबरान सूबाई असेंबली मौजूद है, ठीक। 25 के करीब रिजर्व सीट्स अब हमें मिल जाएंगी, ये हो गए 130 और 32 के करीब, ठीक। अभी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया, जिनसे ये बहुत तवक्को रख के बैठे थे, जो कि सेनेट में इन्होंने जबरदस्ती अप्रूव कराया कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल के हेड लगाएंगे, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। अब वही ट्रिब्यूनल सुनेंगे, वही जजेस सुनेंगे जिनकी कॉन्शियस चल रही है। 50 के करीब मेंबरान सूबाई असेंबली के फॉर्म 45 के केसेस हैं, और अल्लाह से पूरी उम्मीद है उसमें से 40 का फैसला हमारे हक में आएगा। 40 वो अगर 130 चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया, तो आपकी पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त मुहिम चलाई, क्या उस पर कोई शर्मिंदगी है अब, जबकि वो उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो नहीं आई हैं आलिया नीलम, उनके खिलाफ पीटीआई ने सख्त शदीद गंदी मुहिम चलाई? और अच्छा, वैसे अफसर साहब, जब उनको चीफ जस्टिस बनाया गया, लेकिन अब आके वो उन्होंने बात तो वही की है जो आप चाहते थे। तो उन्होंने ट्राइब्यूनल्स के जजेस तब्दील नहीं किए, तो अब आप उनकी तारीफ करें, तो आपको इस पे कोई पीटीआई को कोई शर्मिंदगी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी पेज के ऊपर किसी पीटीआई के लीडर से मुंह से कभी ऐसी को बात सुनी है कि जो चीफ जस्टिस आ रही उनके साथ ये रवैया या होगा ही नहीं होगा? इशू सिर्फ उनके जो अपने जो बार काउंसिल्स हैं उन्होंने एतराज किया था कि सीनियरिटी पे लगाना चाहिए, सीनियरिटी पे, और वो एक इशू होना चाहिए। हमने कभी इस पे कमेंट नहीं किया, हमारा इससे कोई ताल्लुक। जी, उनकी तस्वीरें कुलसूम नवाज के साथ वायरल की गई और उस पर कमेंट्री की। अच्छा, नहीं वायरल, देखिए एक होता है वायरल हो जाना, एक होता है वायरल किया जाना, उसमें हमारा क्या हाथ था? ऐसे इत्तेफाक अगर कोई फोटो उनकी चले आप आखिरी देखिए, आखिरी मिनट है, मुझे बता दें अक्टूबर में साजिश हो रही है कि नहीं हो रही? ऐसा हो रहा है?
अच्छा, हम किसी ऐसी साजिश का पार्ट नहीं है जिसे हुकूमत चली जाए। मैं वेरी फ्रैंकली, हम अगर इसका पार्ट बने भी सही और ये हुकूमत चली जाती है, दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, जिस किस्म का माइंडसेट पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन कमीशन और इस वक्त एजेंसीज के रोल के हवाले से दोबारा इलेक्शन कराते तो कौन सा चीज आ जाएगी? रहना तो वही, जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होता कि पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है जी, तो पाकिस्तान का ये माइंडसेट चेंज नहीं होता क्या होगा? बप्पी साहब, और आपने बहुत पते की बात की है कि जब तक ये निज़ाम नहीं बदलता नए इंतखाबात का फ़ायदा नहीं। सियासी बात की, अच्छी बात की है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू। प्रोग्राम की शुरू में हमने असासों का जिक्र किया, पाकिस्तान के असासों का, जिसका एक नतीजा आपने फ्रैंकफर्ट में आज देखा। एक और पाकिस्तान का असासा है, कुछ और असासे हैं, उनमें से एक ने आज द टाइम्स लंदन का अखबार है, उसमें उन्होंने एक स्टोरी दी है और उसमें उन्होंने स्टोरी में ये कहा है कि खान पिंजरे में बंद है और उनको पेंसिल और पेपर की भी इजाज़त नहीं है। ये स्टोरी लिखी है क्रिस्टीना लैम्ब ने। क्रिस्टीना लैम्ब एक बहुत बड़ा और जाना पहचाना नाम है सहाफ़त का, इंटरनेशनल जर्नलिज्म का। बहुत सारे उन्होंने अवार्ड जीते हुए हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी बहुत मशहूर, वेटिंग फॉर अल्लाह, पाकिस्तान के बारे में, जिसमें पाकिस्तान की अशराफिया जिसके साथ वो उठती बैठती हैं, खाती पीती हैं, उनको एक्सपोज कर दिया उन्होंने कम्प्लीटली। क्रिस्टीना लैम्ब इतनी बड़ी जर्नलिस्ट कैसे बनी, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। आज उनकी स्टोरी से ज़ाहिर है हमें शायद ये महसूस हो रहा कि उन्होंने उसमें स्पिन दिया है। न्यूज़ स्पिन किस चीज़ को कहते हैं, ये स्टोरी उसकी बेहतरीन मिसाल है कि उन्होंने उसमें आधा सच बोला है या आधा झूठ बोला है उन्होंने उस स्टोरी में। और उसमें एक मैं आपको सिर्फ फ़िक्रा उनका बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि खान पर इल्ज़ाम है कि 9 मई के हंगामों पर लोगों को उकसाया और एहतजाज करने वालों ने आर्मी के लोकल कमांडर के घर के बाग से सफ़ेद मोर चुरा लिया। अब आप सोचेंगे खान, अब जो पढ़ने वाला ये समझेगा कि खान जेल में बंद है क्योंकि उसके एक फॉलोअर ने एहतजाज करते हुए सफ़ेद मोर एक आर्मी कमांडर के घर से चुरा लिया था, इस वजह से खान जेल में बंद है। ये नहीं बताया कि 9 मई के जो हंगामे हुए पूरे मुल्क में हुए, उसमें कितनी जायदादें लोगों की आग लगा दी गई, कितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले हुए, कितने जहाज़ों को आग लगी। बहुत सारी खबरें तो बाहर आई नहीं हैं और वो पता नहीं क्यों नहीं आई, इसकी क्या वजह है। तो ये जो स्पिन है, ये हमारे असासे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह, अब ये लंदन से दूसरी खबर आई है कुछ अरसे में, तो उस क्रिस्टीना लैम्ब को, क्रिस्टीना लैम्ब मैं बता रहा था किसने बनाया, 1988 से पाकिस्तान ने उसको हर सहूलत मुहैया की, उनका अफ़गान मुजाहिदीन के साथ मिलवाया। 2 साल तक अफ़गान मुजाहिदीन के साथ वो ट्रैवल करती रहीं, पेशावर में वो मुकीम रहीं, इस्लामाबाद में भी मुकीम रहीं। हेलीकॉप्टर्स पर उनको कौन लेके जाता था उन इलाकों में जहाँ पे आम पाकिस्तानी नहीं जा सकता, या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिसकी स्किन ब्राउन है वो नहीं जा सकता। खैर, ये कॉलोनियलिज्म का हैंगओवर सिर्फ एक असासे में नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे असासे हैं, जिसमें से एक सिंथिया रिची भी हैं। क्रिस्टीना लैम्ब का मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि 2010 से लेकर 2020 तक सिंथिया डी रिची ने पाकिस्तान में मर्दाना वार, 5th जनरेशन वॉरफेयर और लड़ी, और किसके साथ मिलके लड़ी वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 10 साल इस मुल्क में रही, उनको करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए, उनको इंट्रोड्यूस करवाया इस मुल्क में आज़म खान सवाती ने, और फिर इंट्रोड्यूस तो उन्होंने करवाया, लेकिन उसके बाद उसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिली, उसको पैसा कहाँ से मिला, उसको सहूलियात कहाँ से मिली। इतनी सहूलियात कि पाक अफ़गान ट्राइबल रीजन जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं जा सकते, उनको वहाँ ले जाया जाता था हेलीकॉप्टर्स पे, और उनको पेशावर में साइकिल चलाने की इजाज़त थी खातून को, पतलून शर्ट पहन के। पाकिस्तानियों को नहीं है इजाज़त। वो कश्मीर का मसला हल करने के लिए पाकिस्तान को एडवाइस करती रही। वो पाक इंडिया ताल्लुकात पे उन कॉन्फ्रेंसेस में, उन मीटिंग्स में बैठती थी जहां आम पाकिस्तानी तो सोच भी नहीं सकता, जो पाकिस्तान के अशराफिया के बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ नहीं बैठ सकते। उनकी इतनी एक्सेस थी कि उन्हें पुलिसिंग और सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस में बिठाया गया, और फिर वो किधर गई खुद ही ढूंढ लें, उनको कौन प्रोटेक्ट करता रहा। यहाँ पे आपके पास बहुत इंटेलिजेंस है, मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि बोलता है, तो उनको इतने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए किसने, उसको प्रोटेक्ट किसने किया, उसको इतनी फैसिलिटीज़ किसने दी, और अब वो कब तक किताब लिखेगी पाकिस्तान पे जिस तरह क्रिस्टीना लैम्ब ने लिखी है। तो कभी
घर के अंदर भी देखें, कभी पॉलिसीज़ भी देखें कि हम ऐसी क्यों बनाते हैं जिसमें गोरे को तो हम आज भी अपना बादशाह समझते हैं, लेकिन लोकल लोगों को हम इंसान भी नहीं समझते। तो ये जो असासे हैं जो मैंने शुरू में बताया, अफ़गानिस्तान की जंग के साथ रिलेटेड हैं सारे, और उन असासों ने पाकिस्तान का कितना फ़ायदा किया है ये आपके सामने है। और एक पाकिस्तान की बहुत मशहूर फ़िल्म और उसका बड़ा मशहूर डायलॉग, वो डायलॉग ये था, मुझे फ़िल्म का नाम याद नहीं है लेकिन डायलॉग याद है कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। गुड नाइट।